बिल्कुल, और आज आपको बताएं कि कमान की तब्दीली है और आज एक बड़ा दिन है पाकिस्तान में। और अनम, हम देख रहे थे, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जो है कितनी जल्दी चेंजेस आ गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो है वो तकर्री की और उसके बाद जो है वो आप देखें कि किस तरीके से चेंजेस आ गए हैं। आपको बताएंगे कि जनरल राहिल शरीफ पाक फौज की कमान बैटन ऑफ कमान की सूरत में 16वें सिपह सालार जनरल कमर बाजवा के हवाले करेंगे, जबकि कमान की तब्दीली की तकरीब अब से कुछ देर बाद होगी और शो में ये तकरीब हम बराह रास्त भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, जनरल राहिल शरीफ जिन्हें दुनिया की आला बेहतरीन फौज की क़यादत का एजाज भी हासिल है, न सिर्फ उन्हें बल्कि कौम को भी जो है वो अपने इस फौज पर और फौज के सिपह सलार पर फख्र है। और आज हम अपने बहादुर सिपह सलार की खिदमत को सलाम पेश करेंगे और बात करेंगे उनके मनसब के दौरान दरपेश रहने वाले चैलेंजेस की, जो कि आज जनरल कमर बाजवा को मुंतकिल होने जा रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपको यहाँ बताएंगे कि पूरी दुनिया में जिनकी सलाहियतों का एतराफ किया गया है, पूरी दुनिया जो है उनकी सलाहियतों का एतराफ करती है, पाक फौज की कमान बैटन ऑफ कमान की सूरत में 16वें सिपह सालार जनरल कमर बाजवा के हवाले करेंगे। कमान की तब्दीली की तकरीब कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और शो में ये तकरीब हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। ये बात हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि वो तमाम नाजरीन जो आज इस पुरवकार तकरीब को देखने के लिए बेकरार हैं, वो ये जानने की गुड मॉर्निंग आज में हम आपको इस हवाले से लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। बिल्कुल, सरबराह जनरल कमर बाजवा को 4 स्टार बैजेस भी लगाए जाएंगे। नए आर्मी चीफ से कौम की क्या तवक्कुआत है और उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश आएंगे, इस हवाले से तज्जिए भी होंगे आज के शो में, जिन्हें हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाली बुलंद अज़्म और हौसला रखने वाली माँ से, जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना चाहती है। जब से हम पैदा हुए हैं हमें तो कोई मसला नहीं हुआ, हमारी उम्र ही वहाँ गुजरी है। हम इंडिया वालों से डट के मुकाबला करते हैं। जनरल राहिल शरीफ बैटन ऑफ कमान नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले करेंगे। और आपको दिखाएंगे अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में साहिल पर रेत और पानी से मुजस्मे और फनपारे बनाने का सालाना बैनुल अक़वामी मुकाबला। और जनाब, ये तमाम स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं कि आज अखबार की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे जंग रोजनामा की, जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है। और सबसे बड़ी और अहम खबर जिसका आज हमने शो में भी शुरुआत में जिक्र किया है, आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ कमान के हवाले से। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल जुबैर ने तो चार्ज ले ही लिया है, अब आर्मी चीफ जनरल बाजवा आज कमान संभालेंगे। आपको बताते चले कि फौज में कमान की तकरीब का बाकायदा आगाज जो है किस तरह से किया जाएगा। GHQ में बैजेस लगाए जाएंगे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की जानिब से कमर बाजवा को। उसके बाद दोनों तकरीब में एक साथ जो है वो शिरकत करेंगे। फिर राहिल शरीफ को फ्रंटियर फोर्स जो है का दस्ता जो है वो सलामी पेश करेगा। जबकि बात करें हम कमर बाजवा की, तो उनको बलोच रीजमेंट का दस्ता जो है वहां पर सलामी पेश करेगा। और तकरीब का सबसे अहम मरहला तब होगा जब कमांड स्टिक जो है वो सौंपी जाएगी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की तरफ से कमर बाजवा साहब को। और इस तकरीब में आपको ये भी बताते चले कि काबीना के अरकान समेत फिजाइया और बहरिया के सरबराहान भी शरीक होंगे। जबरदस्त, इस तकरीब को देखने के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और यकीनन हर पाकिस्तानी काफी एक्साइटेड होगा। अच्छा, एक्सप्रेस मेरे पास न्यूज़पेपर है और एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी जो लीड लगी हुई है जो यहाँ पर, वो यही है कि अलविदा जनरल राहिल शरीफ, खुश आमदीद जनरल बाजवा, कमान की तब्दीली आज होगी। जबकि जनरल जुबैर ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का चार्ज संभाल लिया है। इसी तकरीब के बारे में, इसी तकरीब के मुतालिक तमाम न्यूज़पेपर्स में आज जो है वो मेन लीड लगी हुई है। तो मैं एक और खबर के ऊपर बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी, ये है
इंडिया से ही है और मेरे पास हमेशा क्यों इंडिया की ही खबर आ रही होती है, आई डोंट नो। अच्छा, ये है कार सरकार में मुदाखलत पर जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम को 25,000 जुर्माना कर दिया गया है। आप देखें कि वहाँ के जो जामा मस्जिद के जो दिल्ली के शाही इमाम है उनको 25,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है और ये चार्ज लगा है कि वो सरकार के कामों में मुदाखलत करते हैं। अब ये तो नहीं मालूम कि किस हद तक ठीक है लेकिन किस हद तक गलत है, लेकिन क्योंकि जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम है तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। अच्छा, और एक और मेरे पास यहाँ पर खबर है जो कि काफी अफसोस वाली खबर है और व्यूअर्स जो है काफी अफसरदा हो जाएंगे इस खबर को सुनकर, और वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यानी जो हमारी आवाम है आप देखें वो और परेशान हो जाएगी। और बताएं कि दिसंबर में पेट्रोलियम मसनूआत में 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान है और 1 दिसंबर तक इजाफा मुतवक्किल है। और इसी मुतालिक ओगरा हुकाम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की समरी महीने के आखिरी दिन भेजी जाती है और फिर विफाकी काबीना फैसला करती है कि नई महीने में जो है पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या होंगी। ठीक, अच्छा, जंग में ही एक और खबर जैसे कि भारत के हवाले से आप बात कर रही थी। भारत इस वक्त जो है तमाम भारतीय अवाम जो है इस वक्त सरापा एहतजाज नजर आ रही है। एक तरफ कश्मीरी लोग तो अलग से, दूसरी तरफ खालिस्तान तहरीक के लोग यानी सिख बरादरी जो कि चाहते हैं कि हम भारत से अलग हो जाए, वो लोग अलग से। लेकिन ये जो नया बहरान भारत में शुरू हुआ है करेंसी के हवाले से, जो नोट जो है एकदम से इन्होंने बंद किए हैं, उसके बाद इस वक्त आपको बताएं कि दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टी समेत बाईं बाजू की जमातों ने रैलियां निकाली हैं। बिहार में 2 ट्रेनों के सामने 4 घंटे तक ये एहतजाज किया गया है, जबकि मकबूजा कश्मीर में एहतजाज करने वाले कांग्रेस के कारकुनान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूरा दिल्ली जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहा है और कई शहरों में हंगामे किए जा रहे हैं, जबकि कारोबार बंद है। पार्लियामेंट के सामने भी एहतजाज किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात सब यहाँ पर कि इन तमाम एहतजाजों की बिना पर जो गैर मुल्की सियाह है वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस हद तक यहाँ पर मुल्की हालात इनके बिगड़ चुके हैं। और हम देखते हैं कि अगर इस बात से मैं आपकी इस बात पे बड़ा फोकस कर रही हूँ कि गैर मुल्की सयाह जो है वो वहाँ पे भीख मांगने पे मजबूर हो गए, जबकि इंडिया पूरी दुनिया में अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे करता है कि हम जो है फर्स्ट नेशन है, हम आगे जा रहे हैं और हम तरक्की कर रहे हैं और इंडिया ये है और इंडिया वो है। लेकिन अब आप देखें वो तमाम गैर मुल्की सयाह जो वहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडिया की क्रेडिबिलिटी। ये तो सब सपा जो कि विदिन इंडिया हो रहा है, साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ सलूक किया जा रहा है उससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। अभी आपको पता होगा कि जो जूनियर वर्ल्ड कप है हॉकी के हवाले से, उसमें भी जो है वो उनके वीजे नहीं दिए गए पाकिस्तानी टीम को। और एक हॉकी की बात करिए तो हमारे सिफारतकारों को वीजे अलॉट नहीं करते हैं ना। मतलब हॉकी तो फिर भी कोई एक पीछे हो जाती है, खेल आ जाता है, लेकिन वो तो हमारे सिफारतकारों के साथ जो है वो इतना गैर मुनासिब रवैया अख्तियार करते हैं। खैर, अच्छा, मैं एक और मेरे पास ये खबर है एक्सप्रेस में और ये है बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में। और बिलावल की हॉलीवुड अदाकारा पेरिस हिल्टन के साथ तस्वीर की धूम मची हुई है। एक दफा फिर से बिलावल खबरें हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा पेरिस हिल्टन के साथ तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। और सोशल मीडिया पर जितने लोग भी ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं या फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ ख्यालात का जो है इजहार कर रहे हैं। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में ये खबर। पेरिस हिल्टन के बारे में भी आपको बताते चले थोड़ा बहुत। पेरिस हिल्टन की जो है आपको बताएं सबा के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंतहाई निचले दर्जे की जो है वो नौयत की वीडियो रिलीज हुई थी, जिसके बाद उनका टीवी प्रोग्राम जो है वो काफी हद तक मकबूल तो हो गया था। मतलब इनकी ये जो तस्वीर मंजर आम पे आने के बाद जो सूरत हाल नजर आ रही है वो कुछ यूं है कि एक तरफ तो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम अब इलेक्शंस लड़ेंगे, हम मैदान में उतर रहे हैं, दूसरी जानिब उनकी जो तस्वीर आई है वो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल लेडी के साथ आई है कि जिनके बारे में इस तरह की वीडियोस रिलीज हो चुकी है। उसके बाद उनका प्रोग्राम जो है वो हिट हुआ और साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिकन बिजनेस वुमन भी है, साथ साथ सिंगर भी है, डीजे भी है और बहुत से ऑथर भी है। ये तो काफी काम इन्होंने किए हैं, लेकिन ऐसे मोमेंट पे इनका यहाँ पर आना जहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्शंस की भी बात है, अभी तो यौम तासीस चलना है और फिर उन्होंने इलेक्शन में भी आगे आना है और बड़े बड़े काम करने, उन्होंने एक मैच्योर सियासतदान बन के आना है और फिर इस तरीके से जो है ट्विटर ट्रेंड होना। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है और इसमें कल हम बात करते कौमी मालियाती मीटिंग के हवाले से। जी जी, ये है एनएफसी मीटिंग, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फंड प्रपोज्ड। यानी एनएफसी मीटिंग में अब ये तय हो गया है कि जो भी फंड आएगा एनएफसी का वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए अब यूज किया जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर एक और भी न्यूज है, कमांडर पे ट्रिब्यूट्स टू आउटगोइंग कोर्स। ये है कि जनरल राहिल शरीफ द कोर्स चेयर्ड अ फेयरवेल कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस एट GHQ yesterday. The conference was attended by General Qamar Javed Bajwa, the COS
designated. Corps commanders and principal staff officer यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश किया सबने जनरल राहिल शरीफ को। ये कोर कमांडर्स का एक इजलास था जिसमें जनरल राहिल शरीफ को सबने ट्रिब्यूट पेश किया और उस मीटिंग में जो है तमाम आला क़यादत भी मौजूद थी। आला क़यादत भी मौजूद थी और आज का दिन इंतहाई अहम इस वजह से भी है क्योंकि आज जो है आपको बताएं कि वो स्टिक जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है, वो स्टिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ये स्टिक को ट्रांसफर करेंगे कमर बाजवा को। और ये स्टिक की अहमियत क्या है आपको थोड़ा सा इस पर बताते चलते हैं कि इसका नाम बाकायदा तौर पर रखा गया है मलाका केन, इस स्टिक को कहा जाता है। और ये स्टिक जो है वो अंग्रेजों के दौर से फौज की रिवायत का हिस्सा है और अब हमारी जो यूनिफॉर्म्स होते हैं आर्मी के, फौज के, उनके स्पेशली जो सरबराह है उनके यूनिफॉर्म का ये हिस्सा भी है कि वो स्टिक पकड़ेंगे। और आज की तकरीब में ये अहमियत की हामिल भी इस वजह से है क्योंकि ये स्टिक जो है वो आज ट्रांसफर किया जाएगा आर्मी चीफ की जानिब से कमर बाजवा को। और ये स्टिक जो है इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूंगी मैं कि सिंगापुर में आपको बताएं कि एक शहर है जिसको कहते हैं मलाका और मलाका में उगने वाले मखसूस बांस को काट कर जो है ये स्टिक बनाई जाती है। That's really great। इस बारे में मैं आपसे मजीद भी जानूं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक और खबर में शेयर कर दूं कि तुर्कमानिस्तान में जो है तुर्कमानिस्तान से अब रेल चल गई है अफगानिस्तान में, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। पहले लोग वहाँ पे बाय एयर सफर करते थे और अब जानेंगे मुख्तलिफ शहरों का हाल, जिसमें सबसे पहले रुख करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमान की तब्दीली की तकरीब आज हो रही है, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा 16वें सिपह सालार की हैसियत से कमान संभालेंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं यासिर नजर से। जी यासिर, तकरीब कितने बजे शुरू होगी? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर बाद 10:15 बजे का टाइम रखा गया है। जनरल हेडक्वार्टर HQ में ये तकरीब मुनक्कद होगी जिसमें आसिम जो कमर जावेद बाजवा हैं जो बाकायदा तौर पे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके जो चार्ज हैं वो संभालेंगे, जबकि जो जनरल राहिल शरीफ हैं आज अपनी मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। ये जो बड़ी तकरीब है 10:15 पे रावलपिंडी जो GHQ है इसमें मुनक्कद होगी, जिसमें जो तमाम मुसल्लह अफराज के जो सरबराहान हैं वो शरीक होंगे। इसके साथ जो सियासी अकाबरीन हैं जिसमें वज़रा हैं वो भी इस तकरीब में शरीक होंगे। ये तकरीब क्योंकि रावलपिंडी मुनक्कद होनी है इस वजह से वहाँ पर मोबाइल सर्विस भी बंद है, जबकि जो मेट्रो सर्विस है वो भी रावलपिंडी जाने के लिए डबल रोड तक सिर्फ इसको महदूद किया गया है। साथ साथ आपको ये भी बताएं जो ये सबसे बड़ा मेगा इवेंट तो रावलपिंडी का यही है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास भी आज शेड्यूल है और आखिरी दिन कौमी असम्बली के इजलास का भी है। जबकि शहर इक़्तिदार का आज जो है वो मौसम भी इंतहाई खुशगवार, बादलों ने शहर इक़्तिदार को अपनी लपेट में लिया हुआ है और मरगला की पहाड़ियाँ जो हैं वो बादलों से इस तरह जो धुंध से ढकी हुई हैं। तो साथ साथ ये भी जिस जगह मैं गुजरता हुआ आया हूँ कराची कंपनी और इन एरिया पे, यहाँ पर नाश्ते तैयार हो रहे थे, हमने नाश्ता नहीं किया था, यहाँ पहुँचे हैं। अब फौरी तौर पे यहाँ से फारिग होंगे तो नाश्ता करेंगे क्योंकि आज 10:15 बजे के बाद तकरीबात भी होनी है तो ज़्यादा मसरूफियात होंगी, इसलिए फौरी तौर पे हम वहाँ का रुख करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। यासिर नजर हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, जहाँ पर आज बड़ी गहमा गहमी होने जा रही है। मौसम के हवाले से वो बता रहे थे कि बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। नाश्ते की बात की तो मेरी एपेटाइट इंक्रीज हो गई क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं किया। अच्छा चलिए जनाब, नाश्ता अभी आपको ब्रेक में हम कराते हैं, लेकिन फिलहाल कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में जहाँ पर ग्रीन बस मंसूबे की तामीर जारी है और इस वजह से अहम सड़कों पर ट्रैफिक डिस्टर्ब भी हो रही है। मजीद जानते हैं शमील अहमद से। शमील, कौन कौन सी सड़कें जो है वो ज्यादा इस वक्त मुतासिर हो रही है? देखिए, जिला वस्ती में जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा शुरू किया गया था इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबहार, नाज़िमाबाद और इस वक्त गुरुमंदर जहां ये आखिरी मराइल में इसका काम जारी है, यहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस सबसे पहले जो शुरू होती है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार चौरंगी और उसके बाद बोर्ड ऑफिस चौरंगी, जहाँ पर इस वक्त जहाँ न सिर्फ एक फ्लाई ओवर तामीर किया जा रहा था इस मंसूबे के साथ, बल्कि जो पुराना इसका ब्रिज है उसको भी गिराने का काम शुरू कर दिए गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक डिस्टर्बेंस नजर आती है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस है वो गुलबहार चौरंगी से और गुरुमंदर तक है। यहाँ जहाँ हमें इंतजामिया की जानिब से प्लानिंग का फुकदान नजर आता है कि इस वक्त ये काम शुरू किया गया, कोई मुतबादिल या यहाँ जो काम जारी था उसके हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की गई बाकायदा। और उसके साथ साथ जहाँ इंतजामिया की देखते हैं कि गलतियाँ हैं, वहाँ शहरियों ने भी वो तमाम रास्ता जो मरकजी इशारा है उस पर पार्किंग करके और ट्रैफिक को ब्लॉक किया है। जी
बिल्कुल शमील अहमद इस हवाले से अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया अनम। जो एक पूरा पुल वाला जो सारा सेटअप बन रहा है, इससे इवन हम लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑफिस आने में जो है काफी देर लगती है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी जो है वो रुक कर लेते हैं पेशावर का। यहाँ आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला में आज बल्दियात की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, और इसी मुतालिक मजीद जान लेते हैं पेशावर से आसिफ शहजाद से। आसिफ, बताइए किन किन अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला हैं, जिनमें वेलेज और नेबरहुड कौंसलों की 21 खाली नशिस्तें हैं, जिन पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। इंतखाबात के लिए 90,195 वोटर्स अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का 5वां मरहला है, जो नौशहरा, मर्दान, करक, टांग, ऐबटाबाद, हारीपुर, मानसेरा, बडग्राम, स्वात और चतराल में होने जा रहे हैं। पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 81 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिनमें मर्दों के लिए 18, ख़वातीन के लिए 17 और 46 जो हैं मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन तमाम पोलिंग स्टेशनों की सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस के एहलकार तैनात किए गए, जबकि ख़वातीन पुलिस एहलकार जो हैं वो भी ख़वातीन पोलिंग स्टेशनों में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद। पेशावर से आप हमें अपडेट कर रहे थे, जहां पर इस वक्त इंतखाबात सख्त सिक्योरिटी है। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद स्टोरीज भी चल के शामिल करते हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाके पाकिस्तान चौक में पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इमारत के कुछ मकीनों ने घर खाली कर दिया, लेकिन कुछ घरानों ने मुतबादिल रिहाइश मिलने तक इमारत छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इमारत के मालिक की जानिब से फी घराना 1.5 लाख रुपए अदायगी पर मामला तय पा गए। कई घंटे महसूर रहने वाले रिहायशियों को स्नॉर्कल के जरिए इमारत से बाहर निकाला गया। शुक्र कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सियालकोट की बात करेंगे, जहां शहरियों ने सरहद पार से आए 2 जंगली हिरन पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए। 2 मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए हिरन नायाब और कीमती हैं। कुछ देर बाद शहरी थाने पहुंचे तो एक हिरन थाने में मौजूद नहीं था। शहरियों के पूछने पर पुलिस का कहना था कि एक हिरन भाग गया। लो भाई, यहाँ की जेलों से तो हिरन भी भाग जाए। कश्मीर में भारतीय फौज का तशद्दुद दुनिया के सामने लाने के लिए लाहौर में अदाकारा और रुकन सूबाई असम्बली कमल नुमान ने स्टेज ड्रामा पेश किया। स्टेज प्ले का नाम शहरक का लहू रखा गया, जबकि आपको बताएं कि कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से लोगों को पेश आने वाली मुश्किलात को निहायत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। शो में फनकारों की परफॉर्मेंस को भी सराहा गया। शो में मेहमान खुसूसी वजीर रेलवे साद रफीक थे। और गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद देखेंगे थाईलैंड, जहाँ बंदर उड़ा रहे हैं ताजा फलों और सब्जियों का मजा। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में हमने बहुत सारी टॉप स्टोरीज डिस्कस की शो के शुरू में, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज टॉप स्टोरी की, जो कि कराची से है। कौमी असम्बली के हल्का NA 258 के ज़िमनी इंतखाब में अब्दुल हकीम बलोच फिर जीत गए, लेकिन इस बार उनका इंतखाबी निशान तीर था। 2013 के आम इंतखाबात में अब्दुल हकीम बलोच शेर के निशान पर लड़कर कौमी असम्बली पहुंचे थे। कराची के इलाके स्टील टाउन, पोर्ट कासिम, इब्राहिम हैदरी, गडाब और मलीर और लांडी की चंद कॉलोनियों पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के हल्का 258 के अवाम ने एक बार फिर अब्दुल हकीम बलोच को मुंतखब किया है। कौमी असम्बली के 272 हल्कों में ये हल्का वोटर्स की तादाद के हवाले से सबसे बड़ा हल्का है। 2013 के आम इंतखाबात में भी अब्दुल हकीम बलोच ही इस हल्के से कामयाब हुए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। लेकिन इस बार उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर और तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ा। पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पहले अब्दुल हकीम बलोच ने कौमी असम्बली की रुकनियत और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा दिया था। ज़िमनी इलेक्शन में अब्दुल हकीम बलोच के सामने किसी बड़ी सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं था। उनके मुखालिफ आजाद उम्मीदवार जफर लंगा और JUI के शाह वलीउल्लाह काबिल जिक्र वोट हासिल करने में नाकाम रहे।
ज़िमनी इलेक्शन का MQM ने बाइकॉट, जबकि तहरीक इंसाफ ने सरकारी मुदाखलत के बाइस दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। अब्दुल हकीम के बारे में आपको बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट और मजेदार बात यह है कि सबसे पहले वो नून लीग के जो आपको बताएं कार्ड से लड़ रहे थे और अब पीपल्स पार्टी से वो लड़े हैं और दोनों बार वो जीते हैं। आप पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको ये भी बताएं कि कल यानी 30 नवंबर को उनकी पार्टी को बने 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और अब्दुल हकीम की जीत पर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े ही तन के कहा है कि जनाब ये तो शुरुआत थी, अब आगे चल के आप देखेंगे 2018 के जो इलेक्शन है वो भी पीपल्स पार्टी ही बड़ी लाइमलाइट में है आजकल पीपल्स पार्टी। अच्छा, अखबारात के एडिटोरियल में कॉलम लिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर भी नजर डालते हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार शारिक मेहर साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमारे आज के स्टूडियोज आए और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आज बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह बखैर। सुबह बखैर। बिल्कुल ठीक ठाक। आज जंग ने अपने कॉलम में तहरीक इंसाफ के हवाले से लिखा है। तहरीक इंसाफ को अपना मौजू बनाया है। एक्सप्रेस ने अपनी इदारियों में खालिस्तान तहरीक के सरबराह का जेल से फरार होना और फिर गिरफ्तार होना, और इसी अखबार ने कराची और लाहौर में दहशतगर्दी के हवाले से जो इसकी नई लहर है उसके हवाले से एक इदारिया लिखा है। और आज की जो सारे अखबारात में ही मौजूद है, जनरल बाजवा आज कमान संभालेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तहरीक इंसाफ की जो है कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से बॉयकॉट जो उन्होंने ख़त्म किया है उसको बहुत खुशाइन करार दे रहे हैं। इदारिया निगार लिखते हैं कि वोट जो है वो एक जिम्मेदारी है और तहरीक इंसाफ को बहुत पहले ये बाइकआउट ख़त्म कर देना चाहिए था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि नून लीग को एक खुला ग्राउंड मिल गया था और ये नून लीग और हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है कि वो जो यहाँ पे बिल्स होते हैं या जो मामला चलाए जाते हैं उसको एहसन तरीके से चलाएं। इसके अलावा ये है कि एक्सप्रेस ने भी अपने कॉलम में लिखा है खालिस्तान तहरीक के सरबराह का जेल हरमिंदर सिंह जो जेल से फरार हुए थे उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हवाले से उसने खासा इसको अपना मौजू बनाया है। वो लिखते हैं कि वहाँ पे भारत में जो अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बड़ा परेशान किया हुआ है और ख़ास तौर से ये दोबारा ज़िंदा होती हुई दिखाई दे रही है खालिस्तान तहरीक। और इसका जो सिरा जुड़ा हुआ है वो गोल्डन टेम्पल वाक़े से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ सिखों में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। ये वजह क्या है? एक तरफ हम देखते हैं कि कश्मीरी भी चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं भारत से, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खालिस्तान तहरीक के थ्रू सिख बरादरी भी चाहती है हम भारत से अलग हो जाएं। इंटरनली भी भारत में इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप तशवीशनाक आप हालत ही कहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, गैर मुल्की लोग भी इससे मुतासर हो रहे हैं। एक बड़ी ऑड सी सिचुएशन हो गई है इंडिया की। सिख बरादरी जो अभी सर उठा के खड़ी हुई है, किस बात का गम और गुस्सा है? असल में ये 1983 में ये गोल्डन टेम्पल का वाक़या हुआ था और वहाँ पे तकरीबन 5000 सिख जो थे वो मारे गए थे। और आपने देखा था कि जो साबिक वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उनका मर्डर भी एक उनके सिख गार्ड ने ही किया था। तो अब लगता ऐसा है कि वो गुस्सा अभी भी इनका कम नहीं हुआ है और ये तहरीक जो है ये भारतीय हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और इसके अलावा आज के जो कॉलम है उसमें जनरल बाजवा आज कमान संभालेंगे, इसको भी जगह दी गई है और उन पे क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, क्या चैलेंजेस होंगे उनको। जी तो कॉलम निकाल लिखते हैं कि ज़रब अज़्ब जो है वो उनको जारी रखना, IDPs की वापसी, उसके अलावा बलूचिस्तान और सीपैक का अहम मामला ये और कराची ऑपरेशन और सियासी और अस्करी ताल्लुकात, ये बड़े अहम चीज़ें हैं जो उनको जारी रखना होंगी। अच्छा, अभी तो जाहिर सी बात है आज चेंज ऑफ कमान की तब्दीली की तकरीब भी होने वाली है। किस तरीके से देख रहे हैं आप ओवरऑल दोनों पर्सनैलिटीज़ को? दोनों के बारे में यही कहा जा रहा है कि जनरल राहील शरीफ जो हैं वो भी बहुत बेबाक और बहुत निडर हैं और जनरल बाजवा जो हैं वो भी बहुत बेबाक और बहुत निडर हैं और पड़ोसी मुल्क से भी ऐसे ही बयान आ रहे हैं कि जी अब और ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। देखिए, जनरल राहील शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उनके हवाले से तो अखबारात भरे पड़े हैं, उनकी कारकर्दगी आपने देखी है
उनका जो सबसे बड़ा काम जो लिखा जा रहा है, जो सराहा जा रहा है, वो सियासी और अस्करी ताल्लुकात थे। 2014 में आपने देखा कि जब इस्लामाबाद में धरना दिया गया तो पीटीवी पर भी हमला किया गया और सुप्रीम कोर्ट पे के गेट तक भी लोग पहुंचे थे। तो उस वक्त ये लगता था कि आर्मी जो है वो मुदाखलत करेगी और कहा यह जा रहा था कि कोई तीसरा एम्पायर उंगली उठाएगा, इस किस्म की बातें भी आप लोग सुनते रहे थे। लेकिन जनरल साहब ने बहुत पेशेंस से और बड़ी मामला फहमी से इस तमाम तर सूरत हाल को टैकल किया। इसी तरह से आप देखें कि कराची ऑपरेशन में जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और जब डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया तो पीपल्स पार्टी खासी नाराज़ नज़र आई। बिल्कुल। और ऐसा लगता था कि हुकूमत जो है वो प्रेशर में आके पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का साथ देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने भी फौज के जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको समझा और उसके साथ खड़े। तो ये अस्करी और सियासी क़यादत का जो बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है वो एक बड़ी मिसाल कायम करके गए इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे शारिक महर साहब, जो हमसे बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के बारे में। उन्होंने बात की जबकि उन्होंने खालिस्तान तहरीक के मुतालिक हमें बताया और बात कर रहे थे आज होने वाली एक बड़ी तब्दीली के मुतालिक। अच्छा अनब, तहरीक इंसाफ के बारे में कल मैं यही खबर ब्रेक कर रही थी, यही खबर बता रही थी कि जी सेनेट में जो है वो मान गए हैं और अब ये भी कुछ कंसेंसस किया जा रहा है कि वो कौमी असम्बली की ये भी मान जाएंगे। तो अब बड़ी डेवलपमेंट है कि वो जो है अब मानने वाले ट्रैक पे आ गए। बिल्कुल, अब फाइनली हम देखेंगे कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हम समझेंगे कि सियासी तौर पर हुई है। भारत के हवाले से भी जो है वो अभी उन्होंने बात की और आपको बताएं कि भारत में अलहदगी पसंद तंजीमें हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज बनी हुई है। बात सिर्फ मकबूजा कश्मीर में मज़ाहमत की नहीं रही बल्कि सिख कम्युनिटी भी भारत से अलहदगी के लिए खालिस्तान तहरीक चला रही है और तहरीक के सरबराह हरमिंदर सिंह ने इतवार को जेल से फरार की कोशिश की, जिन्हें कल दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में सिख कम्युनिटी की अलहदगी पसंद तहरीक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरबराह हरमिंदर सिंह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हरमिंदर सिंह को दिल्ली के करीब पुलिस कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। इतवार को भारतीय जेल से मुसल्ला अफराद ने हरमिंदर सिंह समेत 5 अफराद को फरार कराया था। मुसल्ला अफराद ने पटियाला की जेल पर 2 से ज्यादा राउंड फायर किए। हरमिंदर सिंह के फरार के बाद भारत ने कार्रवाई का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगा दिया था। कुछ जराये ने यह भी कहा था कि हरमिंदर सिंह फरार होकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हरमिंदर सिंह दहशतगर्दी के 10 मुकदमात में नामजद हैं। उन्हें भारत में पंजाब पुलिस ने नवंबर 2014 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। हरमिंदर सिंह भारत की हुकूमत को इंतहाई मतलूब है और उसके जेल से फरार होने का मतलब सिख कम्युनिटी की भारत से अलहदगी की तहरीक का दोबारा जिंदा होना है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स 1984 में भारत के शहर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वजूद में आई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10,000 से ज्यादा सिखों को कत्ल कर दिया था। इस ऑपरेशन के नतीजे में भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने कत्ल किया, जिसके बाद फसादात की एक नई लहर में मजीद 3,000 सिखों को कत्ल किया गया। गुड मॉर्निंग। आज में आगे बढ़ते हैं और कुछ नजर डालते हैं आलमी खबरों पे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा की, जहां तीसरे सालाना इंटरनेशनल सैंड आर्ट्स का मुकाबला मुनक्किद किया गया है। की वेस्ट के इलाके में होने वाले इस मुकाबले में दुनिया भर के मशहूर मारूफ सैंड आर्टिस्ट के दरमियान मुकाबला हुआ। फनकारों ने मुकाबले में रेत और पानी की मदद से दियो-कामत मुजस्मे और फनपारे बनाए हैं। क्या क्रिएटिव काम है ये। एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि नीदरलैंड में एक ऐसा होटल खोला गया है जो सिर्फ उन अफराद के लिए है जो अपने शरीके हयात से जान छुड़ाना चाहते हैं। होटल में हंसते खेलते अपने शरीके हयात को खैराबाद कहने के लिए तमाम सहूलियात भी मयसर है। यहाँ $8,000 पर सर्विस और वकील दस्तयाब है जो आपके साथी से जान छुड़ाने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ डाइवर्स होटल की बढ़ती मकबूलियत के बायस अब इसकी अमेरिका में भी ब्रांच खुलने वाली है। ओह माय गॉड, वाओ। नाम चेक करें हम, डाइवर्स होटल।
चलिए जी, थाईलैंड की बात कर लेते हैं, जिसके सूबे लोकपुरी में बंदरों के लिए खुसूसी दावत का एहतमाम किया गया है। हर साल बंदरों के लिए दावत की जाती है, जिसमें उनके लिए ताजा फल और सब्जियों का एहतमाम किया जाता है। क्या बात है। इस इलाके में 3000 से ज्यादा बंदर मौजूद हैं, जिन्हें देखने और जिससे मिलने सैयाह बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। सैयाहों को खींच लाने पर बंदरों का शुक्रिया अदा करने के लिए इंतजामिया इस दावत आम का एहतमाम करती है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो जू हैं उनको भी इससे कुछ सबक ले लेना चाहिए। यहाँ डाइवर्स होटल वाली जो बात थी, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। और आप सोचें, अगर इस किस्म का कोई होटल पाकिस्तान में भी हो। रेट तो वैसे इतना बढ़ चुका है डाइवोर्स का पाकिस्तान में भी, लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अमेरिका में भी इस तरह का डाइवोर्स होटल खोले जा रहे हैं और 2 दिन के अंदर अमेरिका में तो खोला जा सकता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि वो दूसरे दिन ही फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी है पाकिस्तानी फिर भी ऐसे नहीं है। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाली बाहिम्मत मां से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएं कि नई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दे रहे हैं। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि नए आर्मी चीफ जनरल बाजवा को आज बैटन ऑफ कमान भी सपोर्ट किया जाएगा। फौज में कमान की तकरीब के बाकायदा आगाज से पहले GHQ में बैजेस भी लगाए जाएंगे, जबकि दोनों आज इस तकरीब में साथ ही पहुंचेंगे। एजाजी गार्ड के मुआयने के बाद मेहमान खसूसी यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त यादगार शोहदा पर हाजिरी दे रहे हैं, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं आज की स्क्रीन पर। ये रावलपिंडी के मनाजिर हैं, जहां पर नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दे रहे हैं, और यहाँ पर आला जो है वो क़यादत भी मौजूद है, जिसका ताल्लुक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ट्रम्प बीटर्स, जनरल रहील शरीफ निशान इम्तियाज मिलिट्री की यादगार शोहदा पर आमद का ऐलान कर रहे हैं। एजाजी गार्ड का दस्ता मेहमान खसूसी को सलामी के चबूतरे पर आमद के बाद जनरल सलाम पेश करेगा।
रवाना हो रहे हैं। एजाजी गार्ड के इस दस्ते का ताल्लुक फर्स्ट नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से है, जिसकी क़यादत मेजर हारिस असलम कर रहे हैं। एजाजी गार्ड के मुआयने के बाद मेहमान ख़ुसूसी शोहदाए पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। ये यादगार हमारे शहीदों की लाजवाल कुर्बानियों, जुर्रत और दिफाए वतन की अलामत है। सलाम उन माँओं, बहनों, बीवियों और बेटियों पर जिन्होंने अपने प्यारे इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ पर निछावर कर दिए। फ़ख्र है हमें शहीदों और उनके बाहिम्मत लवाहिकीन पर, जिनके जज्बों ने हमारे हौसलों को जिला बख्शी। मेरी वफा का तकाजा है जान निसार करूं, मेरे वतन तेरी मट्टी से ऐसा प्यार करूं, मेरे लहू से जो तेरी बहार बाकी हो, मेरा नसीब कि मैं ऐसा बार बार करूं, जो खूने दिल से चमन को बहार सौंप गए, ऐ काश उनमें कभी खुद को शुमार करूं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसके साथ ही आज की ये पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। आपसे कुछ देर में आर्मी हॉकी स्टेडियम रावलपिंडी में कमान की तब्दीली की बाज़ाब्ता तकरीब मुनक्किद होगी।
आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख रहे थे। नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा यादगार शुरा पर हाजिरी दी। इसके अलावा यहाँ पर आला अस्करी क़यादत भी मौजूद है, जबकि ट्रम्प बीटर्स ने जनरल राहिल शरीफ की यादगार शुहदा आने का ऐलान किया और एजाजी गार्ड के दस्ते ने जनरल राहिल शरीफ को सलामी दी और इस एजाजी गार्ड की क़यादत मेजर हारिस असलम कर रहे हैं। एजाजी गार्ड का मुआयना किया, जबकि एजाजी गार्ड ने जनरल राहिल शरीफ को सलामी पेश की। आप देख रहे हैं ये जो मनाजिर हैं ये रावलपिंडी के मनाजिर हैं और ये तकरीब अब अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। इस तकरीब में नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा यादगार शुहदा पर हाजिरी दे रहे थे, जबकि ट्रम्प बीटर्स ने जनरल राहिल शरीफ की यादगार शुहदा आने का ऐलान किया। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त ये तकरीब जो है वो अख्ताम हो चुका है इस तकरीब का। इसके बाद आर्मी हॉकी स्टेडियम में जो है वो मलाका केन की मुंतकली के हवाले से तकरीब होगी। आपको बताएं कि जनरल राहिल शरीफ ने मलाका केन 3 साल कबल जनरल इशफाक परवेज़ कयानी से हासिल की थी, जबकि 2007 में आपको इस हवाले से बताएं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यह कमान स्टिक अशफाक परवेज़ के सपोर्ट की थी। आपको बताते चलें कि नए आर्मी चीफ इस वक्त उनकी मुंतकली के हवाले से जो है ये तकरीब मुनक्किद की गई है और इसके बाद अब ये दोनों मिलकर रुख करेंगे आर्मी हॉकी स्टेडियम का। और सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें आज न्यूज़ के स्टूडियोज में हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार आमिर अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे ये सारी सूरत हाल पे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि दुनिया जो है वो क्या कह रही है सारी सूरत हाल के ऊपर। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 दिनों से मीडिया का सबसे बड़ा मौजू यही है पाकिस्तान की अफवाज की कमान की तब्दीली। और जब मैं देखता हूँ कि दुनिया में किस तरह से इसको देखा जा रहा है तो जो चीज़ बहुत वाज़ेह है कि पिछले चंद सालों के अंदर यहाँ की सूरत हाल में किस कदर तब्दीली आई है। इस खत्ते की सूरत हाल और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो दुनिया में मकाम है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि एक वक्त ऐसा था कि जब आर्मी चीफ तो बहुत बड़ी बात थी, जब ISI का सरबराह भी बदलता था तो पूरी दुनिया उसके ऊपर तबसरे करती थी, उसके ऊपर तज्ज़िये करती थी। बड़ी बड़ी अहम शख्सियात दुनिया की जो हैं वो उसके ऊपर अपनी राय देती थी। मसलन जब 2001 में जनरल एहसान को DGI बनाया तो उस वक्त जो CIA के सरबराह थे जॉर्ज टेनेट, उनका कहना था कि ही इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया के 5 अहम तरीन लोगों में से एक उन्होंने बयान किया जनरल एहसान को। लेकिन आज अगर आप देखें, दुनिया के अखबारात देखें, दुनिया का मीडिया देखें, तो आपको बहुत लो की कमेंट्री मिलती है एक ऐसी तब्दीली के ऊपर जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। हम सब लोग उसकी सिग्निफिकेंस जानते हैं। 20 बरस के बाद पहली बार कोई आर्मी चीफ अपने वक्त के ऊपर वापस जा रहा है और वो जो तमाम तर खदशात थे एक उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से जो हमारे सियासी हलकों के अंदर पैदा हुए थे वो बिल्कुल नहीं रहे हैं। एक ट्रू प्रोफेशनल की तरह उन्होंने वक्त आने पर अपना ओहदा छोड़ा है। तो उसके बावजूद दुनिया में ज़रा लो की तरीके से देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गार्डियन ने कहा कि ये दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट भी है, उसका अहम तरीन शख्स तो है, लेकिन किसी को इससे ये तवक्को नहीं है कि वो एक सियासी तौर पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में। और उन्होंने भी कई और अखबारात की तरह इनको एक सोल्जर कहा। आपके जहन में मुझे लग रहा है कोई सवाल है, इसलिए मैं आपको बाकी मैं रुक सकता हूँ अगर आप चाहें। क्या बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अपने टाइम से जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया जनरल राहिल शरीफ ने, जो आइंदा आने वाले जो जनरल्स हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं। इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी अपने टाइम से रिटायरमेंट ले। देखिए, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर जो है और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाल वो नहीं कायम कर सकते थे अपने जो सक्सेसर्स हैं उनके बाद जिन्होंने आना है। और इससे कतर नज़र कि उनसे पहले आने वालों ने क्या किया और क्या नहीं किया, अच्छी रिवायत कहीं से भी है वो शुरू हो सकती है। और इनकी जो पर्सनालिटी के बारे में अभी तक तबसरा हुआ है उसमें भी ज़्यादातर लोग, चाहे वो रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो तजियाकार हों, उनकी जो 2-3 बातें उन्होंने की है। देखें कि एक तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनको कहा कि ये बड़ी एक साफ सोच रखने वाले, साफ सुथरी सोच रखने वाले
फौरी फैसले करने वाले शख्स हैं और इनका दुनिया में जो एक्सपोजर है, देखिए इस लेवल पर जब कोई आदमी 30-35 साल की सर्विस के बाद पहुंचता है, वो बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा होता है जब वो फौज में आता है और फिर 30-35 बरस की सर्विस के बाद में पहुंचता है। एक तो उसको एक्सपोजर बहुत मिला हुआ है। ये जनरल बाजवा जो हैं हमारे, फॉर एग्जांपल ये कैनेडियन फोर्सेस कॉलेज टोरंटो जो है वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, फिर नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल फ्लोरिडा का जो है वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, यूएन के साथ सर्व भी कर चुके हैं, जिसमें जनरल विक्रम सिंह जो इंडियन आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, उनकी कमांड में ये थे, जिनका इनके बारे में कहना है कि ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग ब्रिगेड कमांडर। तो इस सारे ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से, खुद उनके व्यूज़ की वजह से, जो उनके बारे में ये राय भी दी गई है कि उनके ख्याल में पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी भारत से कहीं बड़ा ख़तरा है, तो उन्होंने एक इशारा भी दिया है कि उनका फोकस जो है वो वहाँ पर क्या होगा। तो इससे बड़ी मिसाल मेरा ख्याल है हमें पिछले 20 सालों में तो नहीं मिली, 2 दहाइयों में तो नहीं मिली है। तो अब देखना है कि इसको कितनी अच्छी तरह से इस रवायत को जो है वो कायम रखा जाए। आमिर साहब ये बताएं कि इस वक्त हम देख रहे हैं तमाम तो सूरत हाल हमारे सामने है, नए आर्मी चीफ आ रहे हैं। राहील शरीफ के दौर में बहुत से अहम काम हुए हैं, कुछ लोग ज़रबे को सराहते हैं, कुछ लोग कराची ऑपरेशन को सराहते हैं, उसके साथ साथ मुल्क में जैसे कि आपने बोला कि दहशतगर्दी जो कि बहुत सर चढ़ कर बोल रही थी, वो दहशतगर्दी भी कम हुई है। वो कौन से ऐसे काम हैं जो अभी रह गए हैं, जो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ छोड़े जा रहे हैं कमर बाजवा के लिए? लेकिन ये सब कुछ रह गया, इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा क्योंकि जनरल राहील शरीफ ने कभी ये दावा भी नहीं किया और मुमकिन भी नहीं था उनके 3 बरस के अंदर कि वो जो काम उन्होंने शुरू किया उसको ख़त्म भी करें, उसको इख्तिताम तक पहुंचाएं अपने। और वो काम की नौयत ही ऐसी है, दहशतगर्दी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर छोटे मोटे वाक़यात होते रहते थे, लेकिन 1980 की दिहाई में अफ़गान जंग के बाद जब बाकायदा वायलेंस और पॉलिटिकल वायलेंस, मजहबी इंतहा पसंदी, मजहबी शिद्दत पसंदी, जब वो उसने एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल किया, जब पूरी दुनिया से उसके अंदर पैसा आया, पूरी दुनिया से जिहादी आए यहाँ पर अफ़गानिस्तान के में लड़ने के लिए, और फिर बहुत सारे उसमें यहाँ पर बस गए। फिर दुनिया के अंदर तरह तरह की आइडियोलॉजीज़ जो है वो उन्होंने इंतहा पसंदाना आइडियोलॉजीज़ ने जन्म लिया। तो ये जो 30 बरस में ये एक बहुत ही मजबूत जड़ों वाला पौधा जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में लगा गए हैं और जिसका खमियाजा पूरी दुनिया ने भुगता है, उसके ये तो तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो 3 बरस में ख़त्म हो जाता। लेकिन वो उनकी जो शुरुआत है और जिस जगह पर वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि एक कंसेंसस है कि ये उससे बहुत बेहतर है जबकि उन्होंने कमान संभाली थी अपने मुल्क की। दूसरा जो एक अहम था उनके जो दौर का, मेरा ख्याल है जो हम पाकिस्तान को ख़ास तौर पे जिसकी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की तारीख इतनी ट्रबल रही है, जो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, कि इन्होंने बड़े वेल डिफाइंड फ्लैश पॉइंट्स, टेंशन तो देखें हमेशा रहती हैं, जहाँ पे भी 2 पावर सेंटर्स होंगे वहाँ पे कोई ना कोई टेंशन तो होगी। और पाकिस्तान की एक तारीख है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में टेंशन रहती है, डिसएग्रीमेंट्स भी रहती हैं। लेकिन फ्लैश पॉइंट्स देखें तो 3-4 बड़े क्लियर फ्लैश पॉइंट्स थे जनरल राहील शरीफ को, जिनके बारे में जिनसे डील करना पड़ा और जहां उनसे कोई गलत फैसले की तवक्को थी और वो बड़े डटे रहे अपनी जगह पे, उन्होंने वो फैसले नहीं किए, जिनमें एक ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का इसरार कि वो जनरल मुशर्रफ जो कि कौम आर्मी चीफ हैं उनको अदालतों में घसीटें, उनके ऊपर मुकदमा चलाएं, उनके ऊपर आइन से गद्दारी का मुकदमा चलाएं, फौज के लिए एक बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग बात थी। आमिर साहब, अभी आपको खता कलामी के लिए माजरत चाहेंगे, पर अभी हमें कुछ और भी अपने नाज़रीन को बताना है और आपसे, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, कुछ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल यहाँ बताएं कि नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तवक्कुआत और उनको दरपेश चैलेंजेस पर आजकल बहुत तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं। पाकिस्तान और पाक फौज के लिए एक बड़ा चैलेंज इस वक्त बॉर्डर की सूरत हाल भी है, जिसका एक रुख हम आज आपको दिखाते हैं, जहां एक तरफ तो फायरिंग और गोलाबारी मामूल बनती जा रही है, लेकिन वहीं रहने वाली मां इस सूरत हाल का दीदा दलेरी से मुकाबला करने और इस जंग में अपने जवान बेटे कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। क्या बात है। जब से हम पैदा हुए हैं हमें तो कोई मसला नहीं हुआ, हमारी उम्र ही वहाँ गुजरी है, पैदा भी वहाँ हुए यहाँ ही और शादी भी यहाँ हुई, मसला हमारा कोई नहीं। हम इंडिया वालों से डट के मुकाबला करते हैं। अमन तो जाहिर सी बात है, अमन ही हम चाहते हैं,
तो अमन ही है हमारे पास तो। हाँ, अमन ही अमन है, हम तो कभी भी डरते ही नहीं है। जहाँ पे फौजी जो होते हैं ना, बॉर्डर वाले, वो तो बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बड़ों से भी करते हैं। हमारा खानदान है ना, जो तकरीबन 15 से लड़के हैं जो रेंजर में भर्ती हैं, 15 से भी ज्यादा, और फौज में 8-10 बच्चे हमारे पूरे मोहल्ले के, यानी कि पूरे खानदान के 10-15 लड़के फौज में भर्ती हैं। बच्चों की गाड़ियां लगी हुई हैं, बच्चे शहर जाते हैं पढ़ने, वो एक रेंजर गाड़ी है, एक दूसरी, वो बच्चे हमारे वहाँ पे बैठ के गाड़ी पे चले जाते हैं, तो ड्राइवर लेके आ जाता है। वो तकरीबन 100 बच्चा, 60, 70 बच्चे एक गाड़ी में जाते हैं पढ़ने। हम तो बहुत मजे से जिंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। हमें तो अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं। हम फौजी भाइयों के लिए भी बहुत दुआ करते हैं, या अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और अभी आपने देखा इस माँ की कहानी, ये बॉर्डर पर रहने वाली कोई पहली माँ नहीं, ऐसी कई माएँ हैं। अनम, मैं यही बात सोच रही थी कि हमें शहर में रहते हुए कितने मसले होते हैं, कितने मसाइल होते हैं, और ये बॉर्डर पर कितने सुकून से रहती हैं। इसी माँ के बारे में आपको मजीद बताएं कि सरहद पर रहने वाला हर पाकिस्तानी इस जज्बे से सरशार है कि वो दुश्मन की गोलाबारी से खौफजदा होकर इलाका नहीं छोड़ेगा। ऐसी बड़ी स्टोरीज हमने देखी और आपके साथ हम शेयर भी करते रहते हैं। वो तमाम लोग जो कि इस वक्त वर्किंग बाउंड्री पर है, डेली जो है वो गोलाबारी और इस तरह की दहशतगर्दी का शिकार हो रहे होते, उसके बावजूद भी वहां से हिलने का नाम नहीं लेते और बड़े ही जज्बे के साथ और अपने इस जज्बे से सरशार होकर वो दुश्मन की इस गोलाबारी से खौफजदा हुए बगैर जो है वहां पर रह रहे हैं और आगे भी रहते चले जा रहे हैं। जो मामूल की जिंदगी है वो गुजार रहे हैं। कोई बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो मर्द हैं वो खेतों में काम करते हैं, औरतें अपने जो मामूलात के काम हैं वो करती हैं। यहाँ तो कोई, बल्कि ये लोगों को मैं तो पैगाम देता हूँ कि दूसरे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो भी आए, देखें, बॉर्डर की सैर करें। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 1 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, बिल्कुल सही रह रहे हैं। गन्ना बॉर्डर पे बिल्कुल नज़दीक गाँव है इंडिया के बॉर्डर के, है तो बिल्कुल एक फरलांग के फासले पे भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग अमन से काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे काम करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये हमारे जो लोग हैं मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, उनसे डरते नहीं हैं। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ खुशहाल है, बिल्कुल साढ़े ते रहमत है, अपने ही कारोबार च मसरूफ हैं, कोई सानू परेशानी नहीं है। परेशानी होए ते अहीं इत्थे रह सकने हैं। हम इंशाल्लाह नहीं डरते, हम अपने जिंदगी के सारे मामला सही तरीके से निपटा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल बॉर्डर में खड़े हैं और क्रिकेट खेलने के लिए इधर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का डर नहीं है। हम पाकिस्तान के लिए सबसे पहले हम अपनी जान का नजराना भी दे सकते हैं। हम इधर बॉर्डर पे रह रहे हैं, हमें किसी का खौफ नहीं है। मजीद भी इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आमिर अहमद खान साहब, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में अभी आपको बताएं कि पाक फौज के सरबराह की कमान की तब्दीली की तकरीब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जनरल राहिल शरीफ जनरल कमर बाजवा को बैजेस भी लगाएंगे। बिल्कुल, जनरल राहिल शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है, जबकि जनरल कमर बाजवा चाको चौबंद दस्ते की सलामी भी लेंगे। पाक फौज के सिपहसालार की तब्दीली, 16वें आर्मी चीफ कमान संभालेंगे। सुबह 10 बजे होने वाली तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। कमान तब्दीली की तकरीब से कबल आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 4 स्टार बैजेस लगाएंगे, जिसके बाद जनरल राहिल शरीफ अपने जानशीन जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा तकरीब में पहुंचेंगे, जहां फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का चाको चौबंद दस्ता अपने रेजिमेंट के जर्री और बहादुर सपूत जनरल राहिल शरीफ
को एजाजी गार्ड पेश करेगा तो बलोच रेजिमेंट का दस्ता भी जनरल कमर जावेद बाजवा को सलामी पेश करेगा। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली तकरीब का अहम मरहला कमान की तब्दीली होगी, जिसमें जनरल राहील शरीफ रिवायती छड़ी जनरल कमर जावेद बाजवा के सुपुर्द करेंगे। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, आला अफसरान समेत काबीना अराकीन और सियासी कायदीन को मदऊ किया गया है। इसके साथ साथ कमान की तब्दीली की तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकार, दिफाई अताशी और साबिक फौजी सरबराहान और अफसरान भी शिरकत करेंगे। फैसल रजा खान, आज न्यूज, रावलपिंडी। ये चेंज ऑफ कमांड किस तरह से होगी ये तो आपने जाना। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हैं आमिर अहमद खान साहब। और जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी कि जनरल राहील शरीफ का ये 3 साल जो दौर था, आज वो सबकदोश हो रहे हैं, उनके दौर के क्या हाई पॉइंट्स थे, क्या लो पॉइंट्स थे? किसी ना किसी, हर शख्स के दौर का कोई ना कोई हाई पॉइंट होता है और कोई ना कोई लो पॉइंट होता है। जनरल राहील शरीफ के बारे में स्पेसिफिकली बताएं। मेरा ख्याल है अनम, जो एक उनका बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर रहा है उनके 3 साल का, कि पाकिस्तान की सूरत हाल में जब भी कोई लो पॉइंट आया है तो उन्होंने जिस तरह से उससे निपटा है उसको उन्होंने अपने लिए एक हाई पॉइंट बना दिया है। तो वो लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल एक ही तरह के हैं सारे, क्योंकि 4 बड़े सीरियस और बड़े मेजर किस्म के फ्लैश पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर आए। पहला तो ये कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर वो एक वो फौजी सरबराह हैं, उनकी मिलिट्री किस्म की थिंकिंग है, फ़ौज के अंदर बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से सोचा जाता है और उसके ऊपर बाकायदा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर चीज़ के ऊपर डेवलप करके और एक सरबराह के कमान के अंदर पूरी फौज उसके ऊपर अमल दरामद करती है। सिविलियन गवर्नमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उनके अंदर फैसले होते हैं लेकिन उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद के लिए जो प्रोसीजर तय किया जाता है वो उतना वाज़ेह नहीं होता, उतना क्लियर कट नहीं होता जितना कि फ़ौज के लिए फ़ौज में होता है। और उसके जो अहदाफ होते हैं वो भी, उनका हसूल जो है वो भी उतना क्लियर कट नहीं होता। आप बॉक्सेस नहीं टिक कर सकते हैं कि हाँ जी ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 अभी बाकी हैं। तो इसकी वजह से कुछ तो हमने देखी, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर थोड़ी टेंशन देखी हमने सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर। कई दफ़ा ये सुनने में आया कि वो मुतमिन नहीं है, जो सिविलियन साइड ऑफ द प्लान है जिसके ऊपर सिविल हुकूमत की जिम्मेदारी थी उस पर अमल दरामद करना, वो उससे कोई ज़्यादा मुतमिन नहीं। और लेकिन इस एक वर्क इन प्रोग्रेस जो सिचुएशन थी उसको उन्होंने कभी फ्लैश पॉइंट में नहीं बदलने दिया। एक तो मेरा ख्याल है ये उनका बड़ा वो था। इसके अलावा 3 बड़े स्पेसिफिक फ्लैश पॉइंट्स थे। एक, जैसा मैंने पहले जिक्र कर रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का इसरार कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा चलाए, ये आर्मी के लिए बड़ी एम्बैरसिंग चीज़ है कि एक एक्स आर्मी चीफ है उसको अदालतों में घसीटा जा रहा है, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बन रहा है और वो नहीं चाहते थे। और ना ही वो इस हद तक सियासी मुदाखलत करना चाहते थे कि वो बाकायदा आकर तो हुकूमत से कहेंगे नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसको नेगोशिएट किया, चाहे आप उसे एग्री करें ना करें। उसके नतीजे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बाहर चले गए हैं यहाँ से, लेकिन उन्होंने उसको भी एक फ्लैश पॉइंट जो है वो नहीं बनने दिया। फिर धरने के दौरान आपने देखा कि गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया उस वक्त के DGISI के ऊपर कि जो साजिश कर रहे हैं इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत गिराने की, और बाकायदा ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। उसमें भी जिस वक्त ये सारी सूरत हाल बनी उस वक्त अभी चंद माह बाकी थे DGISI की रिटायरमेंट में, तो बजाय इसके कि उन्होंने कोई फौरी तौर पर फैसला करते और मुल्क के अंदर एक स्कैंडल बनता ये सारी की सारी चीज़, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ना सिर्फ धरने का प्रेशर जो है उसको रेजिस्ट किया, बल्कि वक्त के साथ साथ DGISI को भी उन्होंने बाहर होने दिया और उसकी जगह एक स्मूथ ट्रांसफ़र के ज़रिए एक नया सरबराह ले आया ISI का। और आखिरी चीज़ वही ये जो डॉन में छपने वाली एक कहानी थी जिसको नेशनल इंटरेस्ट के मुनाफी करार दिया जा रहा है, और ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात है कि पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात थी जिसको नेशनल इंटरेस्ट के मुनाफी करार दिया जा रहा है। लेकिन इससे भी फ़ौज और गवर्नमेंट के अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई, और आजकल मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा है और उनके पास इतना ज़्यादा वक्त है इस तरह की बातों को उछालने का कि बड़ी कोशिश की जा रही थी कि इस टेंशन को डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, लेकिन अभी तक वो पाक इंडिया ताल्लुकात के मुतालिक भी आपसे जानेंगे, लेकिन अभी एक रिपोर्ट शामिल करते हैं यहाँ पर, और बल्कि एक न्यूज़ आपको बताएं कि रुखसत होते हुए आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को अलविदा कहने के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। सबकदोश होने वाले सिपह सालार का कहना था
कि हरबी लिहाज से दुनिया की सख्त जान पाक फौज की कमान करने पर उन्हें फख्र है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सरबराही में अलविदाई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान ने शिरकत की। कोर कमांडर्स ने इज्तिमाई तौर पर जनरल राहील शरीफ की क़यादत, पेशावराना सलाहियतों और ग्रां कद्र कौमी खिदमात को सराहा। जनरल राहील शरीफ ने नामजद आर्मी चीफ को जनरल के ओहदे पर तरक्की मिलने और आर्मी चीफ के ओहदे पर उनका तकर्रुर होने पर दिली मुबारकबाद दी। अपने मुख्तसर खिताब में जनरल राहील शरीफ ने कहा कि 3 साल तक हरबी लिहाज से दुनिया की सख्त जान फौज की कमान करने पर फख्र है। इस दौरान हासिल शुदा कामयाबियां पूरी फौज के भरपूर ताउन के बगैर मुमकिन न थीं। जनरल राहील शरीफ ने 3 साला दौर में कोर कमांडर्स की तरफ से कलीदी ताउन मिलने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। लोगों ने देखा कि किस तरीके से जनरल राहील शरीफ जो हैं फख्र कर रहे हैं दुनिया की सख्त जान फौज के ऊपर। अच्छा, एक दफ़ा फिर से पाक भारत ताल्लुकात के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी, जो कि कशीदा हैं और कशीदा रहते हैं। जब जनरल राहील शरीफ का पूरा टेन्योर था तो उस वक्त भी हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी जारी रही, और अब जब जनरल बाजवा नए आर्मी चीफ बन रहे हैं, जिनके बारे में भारत के साबिक आर्मी चीफ भी बयानात दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें नॉर्दर्न एरियाज का और LOC का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, तो आपको लगता है कि इंडिया की पॉलिसी पाकिस्तान के तरफ मज़ीद सख्त हो जाएगी? मैं समझता हूँ सबा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जो करता है, या ये वक्तन फवक्तन ये जो फ्लेयर अप होता है, यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता है या बाउंड्रीज के ऊपर होता है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं है। या उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की सिविल या अस्करी क़यादत से नहीं है, वो इंडिया अपनी मजबूरियों से करता है। और अब जबकि जनरल बाजवा चार्ज संभाल रहे हैं फ़ौज का, तो जाहिर है कि इंडिया में उनके बारे में एक परसेप्शन है। इंडियन एक्सप्रेस ने फॉर एग्जांपल उनके बारे में कहा कि वो एक ओल्ड कश्मीर हैंड हैं और वो कश्मीर के एक्सपर्ट हैं। तो जाहिर है उनका फोकस उनकी नॉर्दर्न कमांड जब उनके पास थी, जो कश्मीर से शुरू होकर सियाचिन तक जाती थी, तो उस वाले तजर्बे के ऊपर इंडिया का ज़्यादा फोकस है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी वजह से इंडिया को अपनी पॉलिसी को रीथिंक इंडिया करेगा या उसके बिहेवियर में कोई तब्दीली आएगी। इंडिया अपनी इंटरनल कंपल्शंस की वजह से वो कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक ऐसे इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, जिसकी एक इंतहा पसंदाना सोच है, जिसकी एक मज़हब के अंदर दबी हुई एक सोच है, और वो आज की नहीं, वो बहुत पुरानी है। अरुंधति रॉय ने उनके बारे में एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा था कि ये जिस पार्टी से आगे आए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो पार्टी जो है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ RSS जिसको कहते हैं, वहाँ पर उनका हिटलर और मसलिनी जैसे किरदार हिस्ट्री के जो है वो उनके रोल मॉडल्स थे, वो उनको वो हीरो समझते थे। तो एक फाशिस्टिक टेंडेंसी वाली पार्टी है। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश रखना है, और ये उनके लिए एक आसान फार्मूला है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश रखना, कि पाकिस्तान को वो आंखें दिखाते रहें, वक्तन फवक्तन कोई गड़बड़ करते रहें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। उसका पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उस सूरत हाल के ऊपर कोई उसके कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा ख्याल है जनरल बाजवा इज़ कम्प्लीटली अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़, और वो गैर ज़रूरी तौर पर उनकी किसी भी इश्तियाल अंगेजी से रिएक्ट पे मैं नहीं समझता हूँ कि वो रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल इंतहाई काबिल जो है वो आर्मी चीफ, जिनकी आज चेंज ऑफ कमांड के लिए भी कुछ ही देर बाद तकरीब भी शुरू होगी। आमिर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और उस पर जो तफसीली तौर पर तज्जिया और तबसरा था वो हमने किया। इसी के साथ ये प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, ओनली ऑन आज न्यूज। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।